हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुके होंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम था वो पिछले महीने में मई में जो हुआ था 7, 8, 9 को। अब जो है आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो रहा है, जिनका पेपर बाकी है, और 13 जून का जो है पेपर पहला जो है अब फिर से स्टार्ट होगा। तो जो भी मेरे दोस्त 13 जून या किसी भी दिन अगर अपने एग्ज़ाम के पेपर देने जाने वाले हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए जो मई में 7, 8 और 9 मई को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? तो उसमें किस तरीके के और किन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया था, बिल्कुल ही आपको भी पता है। अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं कि उसी के आधार पे ये स्पेशल क्लास मैंने बनाया हुआ है, और ये सुबह में भी चल रहा है। सुबह के आप लोगों के 8 जो है एएम पे ये क्लास है, और शाम में जो है आप लोगों के 7 पीएम पे ये क्लास है। दो क्लासेज आपको प्रोवाइड हो रहा है। जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये बिल्कुल फ्री क्लासेज है। मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो एग्ज़ाम तक, तो 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है? क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं और बिल्कुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो आपसे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये क्लास आपको 100% है कि सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे हमारा छोटे से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर लें, क्योंकि आपको अंतिम के दिनों में अगर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपका गेस किया प्रश्न कह सकते हो, आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला प्रश्न जो है केवल और केवल यहीं पे दिया जा रहा है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, यहाँ पे क्या है। ऑल सब्जेक्ट पूरे के पूरे प्रश्न कराएंगे, जैसा कि 1 से लेके 100 तक आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है? भारतीय जो है लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे मुझे जरूर ही मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है? आप समझो आपके सामने ये पेपर है और पहला प्रश्न है, तो पहले का राइट उत्तर आप क्या बताओगे? अगर ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी लगता है तो डी। मेरे साथ आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से के अंतर्गत आता है? तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल जो है 44 के अंतर्गत आता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप लोगों से बोला गया है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सत्यमेव जयते शब्द जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे खुदा हुआ है, किस उपनिषद से लिया गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आप तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि सत्यमेव जयते जो है ये जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर जो है सॉरी बी में दिया गया है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध जो है हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ये स्टार लगा लो, स्टार कर लो। ये प्रश्न जो कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, आप उसे अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देख लो, ठीक है? आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि प्रश्न छपने वाला है, ठीक है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वी राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है
ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि खेत की बाढ़ लगाने की लागत 25 रुपया प्रति मीटर की दर से 5,000 रुपया है, तो खेत का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार कर लो। गणित में ऐसे ही प्रश्न आपको दिया जा रहा है और अगर आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सीख के जाओगे तो ही आप एग्जाम हॉल में करके आओगे, क्योंकि समय भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ पे समय कम दिया जा रहा है, आपको भी पता है, और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे खास करके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो आप ध्यानपूर्वक करोगे तो ही होने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि 25 रुपया प्रति मीटर के दर से अगर हम लोग 5,000 रुपया खर्च कर रहे हैं पूरा खेत के बाढ़ लगाने पर, और 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो हम 25 से इसमें भाग देंगे, 25 दूना 50 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, अर्थात 200 मीटर जो है स्क्वायर है। 200 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, आपका जो है खेत का पूरा इलाका है। खेत जो है पूरा कितने इलाका में है, तो 200 मीटर में। अब जो है अर्थात हमें पता चल गया कि खेत का जो क्षेत्रफल है, ये जो आयताकार खेत है इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है ये कितना दिया है, 200, हमें यहाँ से पता चल गया। इसमें जो है क्षेत्रफल होता क्या है आयताकार खेत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ग मीटर में हमें बताना है। यहाँ पे देखिएगा हमने जो है देखा खेत का बाढ़ लगाना है, तो ये परिमाप पे लगाया जाता है, तो परिमाप 200 मीटर है। हमसे पूछा गया खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी होता है, क्षेत्रफल नहीं है, ये तो परिमाप है ना। हम बाढ़ कहाँ पे लगाते हैं, हम जो है इसके बाहरी तरफ लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये तो परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्थात एस। तो ये परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। हम देख रहे हैं यहाँ से कट जाएगा, ये 100 मर्त में इधर 100 हो जाएगा। लंबाई कितना दिया है हमें पता नहीं है, 20 मीटर अधिक है। कह रहा है खेत की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। अब यहाँ पे आप देख लो 100 हो गया, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर इधर हो जाएगा 80। यहाँ से काटोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 40, x का वैल्यू आ गया 40, अर्थात जो चौड़ाई है वो 40 है और लंबाई क्या हो जाएगा, उसमें 20 जोड़ना पड़ेगा, 20 अधिक है तो 40 20 60। हमें पता चल गया यहाँ पे कि लंबाई हमारे पास हो गया 60 और चौड़ाई हो गया आपका 40, दोनों ही वैल्यू निकल गया। आप क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू है 60 और चौड़ाई का वैल्यू है 40, 40 गुणे 60, 6 चौका 24 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया, b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात बी सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं, अब तक अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल ही जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अगर इस बार आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो मुझे लगता है कि जो अंतिम के दिन है आपके लिए, बिल्कुल आप झोंक दो मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जो दिया गया है, सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो। पहले दिया है ए अनुपात बी का वैल्यू 3 अनुपात 4, फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4 अनुपात 5। आप इधर बढ़ा लो 3, इधर बढ़ा लो 4। आप देखोगे यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 पचे 15। हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर कर दो, फिर लिखा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कर दो, तो 8 के स्क्वायर 64, ये तो दोनों गलत हो गए। फिर 12 का स्क्वायर 144, फिर लिखा है बी और सी में गुणा कर लो, अर्थात बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 15, 12 और 15 में गुणा करोगे तो 180। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा थोड़ा बहुत घुमा रहा है प्रश्न, बाकी आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर दिया है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त जो है पद ज्ञात करना है, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है हम लोगों के सामने। कह रहा है यहाँ पे 11 13 17 25 41, तो अगला पद क्या। आप अपना दिमाग लगाओ, जो भी आपको लगता है
आपको जो भी लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे कि 11, 13, 17, 25, 41, तो अगला पद क्या? हमने देखा ये वैल्यू बढ़ रहा है, 11 से 13 हुआ तो 2 प्लस, 13 से 17, 13 4 17, 17 से 25 तो 17 8 25, 25 और 16 41, हमने देखा 2 4 8 16, हर बार 2 से गुणा हुआ है, तो इसके आगे भी 2 से गुणा कर लो, 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, 73 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप आसानी से कर लोगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें थोड़े से आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक तरीके से आपको हम फिट करेंगे जो आपको एग्जाम में बेहतर बनाएगा, ठीक है। अब देखिए कथन और निष्कर्ष के प्रश्न कह रहा है कि जो है कथन, सभी पेन कागज हैं। आपको पहले वेन आरेख बना लेना है, जितने भी पेन हैं ये सभी के सभी क्या हैं, कागज हैं। कागज को मैं लिख देता हूँ कैसे, उसके आगे कह रहा है कुछ कागज किताब है, कागज का कुछ हिस्सा ये बुक है, ठीक है। अब चलिएगा निष्कर्ष में कह रहा है कुछ पेन किताब है, ये पेन है, इसका कुछ हिस्सा किताब में है तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, कुछ कागज पेन है, पेन का कुछ हिस्सा, पेन का कुछ कागज, ये कागज है, इसका कुछ हिस्सा पेन है, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो हम जाएंगे केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे प्रसिद्ध चेरापूंजी और मानसिन राम मेघालय की किन पहाड़ियों का हिस्सा है? क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। आपको बताना है कि जो है प्रसिद्ध जो है चेरापूंजी और मानसिन राम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय के किन जो है पहाड़ियों का हिस्सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, खासी पहाड़ियाँ। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या होने वाला है। ABCD करके आप फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ जाइए। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है चयन किया जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से कह रहा है कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ATP के रूप में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ATP के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का जो है आविष्कार किया था? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो कंप्यूटर के जनक अगर आपको पता है तो मुझे लगता है आप इजीली बना लोगे, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो है स्थल लोथल, जो कि एक प्राचीन जो है बंदरगाह था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो है लोथल, जो प्राचीन बंदरगाह था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो ही मेरे दोस्त बता रहे हैं ये जो है वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, वही राशि
समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? ये प्रश्न आपको कहीं न कहीं परेशान करता है, ठीक है? और होता बहुत ईज़ी है ये। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एनटीपीसी का, तो बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के लिए ये स्पेशल क्लास सुबह के 8 एएम पे चल रहा है और शाम में जो है आप लोग के 7 पीएम पे। तो ये 2 क्लासेज अगर आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास इसके नोटिफ़िकेशन जाएँगे, ठीक है? तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो। अब देखिएगा यहाँ पे कहा क्या है कि जो है 4 ईयर में कोई चीज़ 2 गुना हो जाता है, ठीक है? तो कितने वर्षों में हमें बताना है कि जो है 8 गुना होगा। देखिए 2 का पावर 1 लिखोगे तो ये होगा 2, फिर 2 के पावर 2 लिखोगे, पावर आप एक-एक बढ़ाते रहो तो ये होता है 4, फिर 2 के पावर हम लिखेंगे 3 तो ये होता है 8, यही 8 गुना हुआ है। यहाँ पे 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, इसका पहाड़ा पढ़ो 4, 4 का पहाड़ा 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, अर्थात आपको जो समय लगेगा 12 वर्ष में जो है 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। आप समझ गए होंगे कि ये जो वर्ष है इसका पहाड़ा पढ़ा जाता है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और इधर जो लिखा गया है 2 वर्ष, इसके पावर लिखा जाता है। 2 के घात 1 करोगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 के पावर 2 करोगे तो 2 दूना का 4 आएगा और 2 के पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। 3 बार ही 12 के 4 के पहाड़ा हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि 3 पावर करने पर ही यहाँ पे 8 गुना हो गया। 8 गुना हमें लाना था, 2 के पावर 3 था, इसलिए 3 बार पहाड़ा पढ़े हैं, ठीक है? गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है और इनका महत्तम समवर्तक 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम हॉल में जो पिछली बार एग्जाम हुआ है उसमें हर एक दिन पूछा गया था लसा और मसा से, और है बहुत ईजी, है बहुत ईजी। अगर आपने बेहतर तरीके से कर रखा है तो होगा क्या, आप देखो यहाँ पे होता है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 48 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 8, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या और गुणे होता है दूसरी संख्या, यही तो फार्मूला होता है। आप 16 के पहाड़े में काट दो, 16 तिया 48, 8 तरीका 24, इधर हो जाएगा दूसरी संख्या, अर्थात दूसरी संख्या हमें पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी 24 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो 1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। बताइएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप देखोगे, आप यहीं से बना लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा कट के क्या आएगा, एक आएगा। तो इसमें तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप आसानी से कर लेते, ठीक है। केवल और केवल प्रश्न आपको घुमाने के लिए दिया था। अगर या आप बड़ा मेथड से जाओगे तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच करके बनाओगे तब भी आएगा आपका एक ही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 600 रुपया है तो उसके जो है अंकित मूल्य हमें बताने हैं। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? अब समझिएगा, सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 100 रुपया है तो आपको लाभ कमाना है तो आप डायरेक्ट 100 में जोड़ोगे, 20% का लाभ कमाना है अर्थात 100 वाली सामान 120 में बेचोगे तो ही आपको लाभ होगा। वही तो काम करना है हमें। 600 रुपया किसी जो है किसी वस्तु का दाम है और हमें क्या करना है 20% का लाभ कमाना है अर्थात 100 वाला सामान कितना में बेचेंगे 120 में। अगर अंकित मूल्य 10% छूट दिया जाए, छूट देने का मतलब क्या हुआ कि अगर सामान सामान जो है 100 रुपया का है तो हम उसे बेचेंगे 90 में, तभी तो 10 का छूट होगा। अब काट दो, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 9 के पहाड़े में 3 मर्त में, ये 3 के पहाड़े में, ये 4 मर्त में, ये 3 के पहाड़े में 3 दूना का 6, 200 में 4 से गुणा कर दो, 4 दूना के 800 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है,
10 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? स्टार लगा लो, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, ऐसा प्रश्न आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी डाउट इसी जो है प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा। यही तो फायदा है इस क्लास का। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बात यहाँ पे समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा 10 संख्याओं का औसत दिया है, तो मेन होता है यहाँ पे औसत। आपको औसत में समझना है। जब भी औसत कहा जाए, औसत में आपको कहा जाए कि जो है प्रत्येक में, जब भी कहा जाए प्रत्येक में जोड़ा जाए तो आप औसत में जोड़ना। जब भी कहा जाए प्रत्येक में घटाया जाए तो आप डायरेक्ट औसत में से घटा लेना। अगर कहा जाए प्रत्येक में गुणा किया जाए तो औसत में ही आपको गुणा करना है, ठीक है। वो जो भी बोलेगा कि प्रत्येक लिख दिया तो आपको डायरेक्ट औसत में ही उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। यही बात समझना था। औसत 25 दिया है और बोल दिया कि प्रत्येक में 3 जोड़ना है, अर्थात डायरेक्ट औसत में आप जोड़ दो 3। आपका जो राइट उत्तर है मिल जाएगा 28। बिल्कुल, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे आपसे गुणा वाला पूछेगा तो डायरेक्ट गुणा कर देना, घटाने वाला पूछेगा तो डायरेक्ट घटा देना, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से रिलेटेड कर विद्युत धारा एम्पियर। तो उसके आगे बिल्कुल ऐसा ही हमें बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। लिखा हुआ विद्युत धारा एम्पियर। तो इसी तरीके से देखिए, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, एसआई मात्रक क्या लिखा है, एम्पियर। तो उसके आगे जो है यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है भाई साहब, यहाँ पे तो छूट गया है, ये प्रश्न में छोड़ दिया है। क्या है, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे, यहाँ पे कैसे बनाओगे? आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दाब लिखा है, ठीक है, इसके आगे दाब लिखा है, फिर अनुपात हमें जो है यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो जूल, जे दाब का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल होता है नहीं, वाट होता है नहीं, न्यूटन होता है नहीं, पास्कल होता है। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया गया था टाइपिंग में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, लिखा हुआ है कि यदि एक कूट भाषा में रोज को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सर्च को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आर का जो है कोड होता है 18 पर लिखा है 6, ओ का कोड होता है 15 लिखा है 8, एस का कोड होता है 19 लिखा है 2, ई का कोड होता है 5 लिखा है 1। मतलब इधर 4 अंक है और इधर भी 4 अंक है, मतलब इसने खुद कहा है कि रोज का कोड ये होगा। उसी प्रकार चेयर का जो है कोड इसने खुद लिखा है ये होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है सर्च का, तो यहाँ से लिख लो एस, एस का कोड यहाँ से जो लो कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2। ई का कोड यहीं से जो लो कितना लिखा है 1, तो 1। फिर ए का कोड देख लो, ए का कोड यहाँ से मिल जाएगा, कितना लिखा है 4, तो 4 लिखो। उसके बाद से आर लिखा है, तो आर का कोड यहाँ से मिलेगा 6, तो 6 लिख लो, तो यहाँ से गलत। फिर सी, सी का कोड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से देख लो 7, तो 7 होना चाहिए। और अंत में एच, एच का कोड कितना है, एच का कोड कितना है 3। आप देख लो 21 46, 21 46 73, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम पद को चुनिए। विषम पद को चुनना है, हमें क्या करना है, विषम पद को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विषम चुनना है, यहाँ पे लिखा है कथकली, भारतनाट्यम, भांगड़ा और कुचिपुड़ी। आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भांगड़ा जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो तीनों देख रहे हो, कथकली, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और बाकी जो है भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये पंजाब का क्या है, लोक नृत्य है। तो आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग से यदि गिव को ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में टिक को क्या लिखा जाएगा। गिव को इसने लिखा है तो टिक्स को जो है हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये देखिए होमवर्क रहेगा, हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न सभी लोगों के लिए है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग ये उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या है। देखिएगा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है
कि इतिहास से रिलेटेड भारत में स्थानीय जो है स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय बोर्डों की जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है रॉकेट का जो है प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम या किस सिद्धांत पे आधारित है। रॉकेट का परिक्षेपण न्यूटन के किस नियम या किस सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का सिद्धांत बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भूगोल से रिलेटेड भारत की मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। जो भी आपको लगता है ए बी सी डी आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे बोला जाता है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय राजस्व से राज व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंध है जिसे भारत का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भाग 3 है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। भाग 3 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लॉफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। लॉफिंग गैस क्वेश्चन नंबर 30, सभी लोग बताएंगे कि लॉफिंग गैस के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है कि प्रसिद्ध जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, असम राज्य में पड़ता है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ जमता है। क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ जमा होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे यकृत में निर्माण पित्त रस में जमा बिल्कुल राइट उत्तर है। यकृत में निर्माण होता है और पित्त रस में जो है जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने हराया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? बताइएगा सभी लोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का मान बिल्कुल समान होता है? देखिएगा, इसने कहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पे जो है बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि ओजोन ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच आ, किसे किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। रक्त का थक्का जमने में अ, रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? क्वेश्चन आपके सामने है 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में सुबह और शाम आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।